दोस्तों नमस्कार। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 1 जनवरी 2019 को जब हमने पहला एपिसोड आपके सामने रखा, हमें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार आपका प्यार और आपका प्रोत्साहन हमें मिलेगा। आप जिस प्रकार से हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से आप कमेंट दे रहे हैं अपने, हम बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम हर बार आपसे अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे जाके आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे पास में 102 लोगों की लिस्ट आ गई है और उन 102 लोगों में वो तमाम लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब हैं। तो हमारा काम रहता है, पहले तो हम उनको देखें, क्योंकि हमारा अपना एक क्राइटेरिया है। जिस व्यक्ति को हम लेने जा रहे हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद फिर उन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं। चूँकि ये सारे के सारे नाम जो आप लिख रहे हैं ये कामयाब लोग हैं और कामयाब व्यक्ति कभी फ्री नहीं रहता, वो बहुत बिजी रहता है। तो ऐसे व्यस्ततम लोगों को हम लोग लगातार फॉलो करते रहते हैं। और वैसे ही फॉलो करते हुए एक ऐसा नाम जिसको बहुत बार आपने लिखा है कमेंट बॉक्स में जाके, उनको ढूंढते ढूंढते हम लोग रतलाम पहुँचे मध्य प्रदेश में, और एक बड़ा नाम है। उनको मैं आपसे मिलवाऊँ उससे पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसा आपने देखा, आज हमारे बीच में है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत कामयाब लीडर, और जिन्हें यूट्यूब पे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे वीडियोस उनके देखते हैं। दिनेश चौधरी जी, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। इस चैनल को मैंने भी देखा अभी पिछले 1 महीने से सर, और इसका जो रिस्पांस है और जो लोग इसके प्रति उत्साहित हैं कि ये आपने बहुत एक अच्छा कदम उठाया है इस इंडस्ट्रीज के लिए, और इससे हमें ऐसा लगता है कि हम भारत के कोने कोने तक हर उस यंग जनरेशन को ये मैसेज दे सकते हैं कि ये सिस्टम कितना बड़ा है। और हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को इसी तरह आगे आप जारी रखें, कभी भी इसको स्टॉप करने का कोशिश ना करें, क्योंकि इस चैनल से इस भारत को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा एक दिन। थैंक यू दिनेश जी। अगर आप जैसे जो कामयाब लोग हैं वो हमें इस प्रकार से अगर टाइम देते रहें और हमारे व्यूअर्स हमारे साथ में हैं जी सर, तो 1 जनवरी को जब मैंने नया रेजुलेशन लिया तो मैंने ये टारगेट लिया था कि 52 वीक तो हमें इसको करना है जी। तो जिस प्रकार से जो लोग आ रहे हैं और उससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध हम सब लोगों को, पूरी टीम को हो रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रोग्राम लंबे समय तक हम लोग लें और सही रहना चाहिए सर। चलिए, हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपके शुभकामनाओं के लिए और आपके अप्रिसिएशन के लिए। सर, आपको लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, लाइव बहुत लोगों ने सुना है। आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, मेरे जो फेवरेट स्पीकर की लिस्ट में आपका नाम आता है, जिस प्रकार आप सहज भाव से अपनी बात रखते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते। उनको दिनेश चौधरी इतना सुना है, आपको बोलते हुए सुना है, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बताइए सर। मैं वैसे यूपी मुरादाबाद से हूँ और मैं एक किसान परिवार से हूँ। अच्छा सर। और किसान परिवार में होने की वजह से बहुत ज़्यादा परिवार इतना मजबूत नहीं था, स्ट्रांग नहीं था कि एजुकेशन ज़्यादा नहीं हो पाई। काफ़ी प्रयास भी किया और मैं 10th भी कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा, हाँ। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ। आपको इस वेशभूषा में कोई देखेगा तो ये यकीन नहीं करेगा। नहीं सर, ये कमाल इस सिस्टम का है, इस इंडस्ट्रीज ने। मैं आज गर्व करता हूँ कि मैं जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकता था, इसने उस प्लेटफार्म पे लाके खड़ा कर दिया।
और इसके पहले मैं इस सिस्टम, इस इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो मैं पहले बड़ा शरीर से भी वीक था, तो मेरे पिता ने कहा कि भाई खेती करो फिर। तो मेरी माँ ने कहा ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा खेती में, ये तो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। हाँ। तो फिर मैं जॉब के लिए एमपी आ गया। अच्छा। तो मैंने पहले प्राइवेट किया, फिर मैं सेमी गवर्नमेंट एमपी कृषि उपज मंडी में 700 रुपये की सैलरी से लगा और 2075 रुपये मेरे को मिलते थे। क्या बात है सर। और 2002 में इस सिस्टम की किसी ने मेरे से बात की कि इस तरह का कोई सिस्टम इस भारत में आया है कि जो बगैर पूंजी के बहुत कुछ दे सकता है। तो शुरू में बिलीव नहीं था, विश्वास हुआ नहीं, तो बहुत ज़्यादा हमने फोकस नहीं किया। अच्छा। और एक्सीडेंटल क्या हुआ कि मैं अपने जॉब के लिए जा रहा था, तो इस कॉन्सेप्ट की कोई किसी से बात कर रहा था कि यार इस तरह के कोई सिस्टम आए हैं भारत में। तो मैंने उसको पूछा यार इसकी पूरी जानकारी कैसे मिल सकती है। अच्छा। तो उसने कहा इसका एक प्रोग्राम है, एक मीटिंग है, इसका एक एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ आप चलो, 26 जुलाई 2002 की बात है। तो मैंने उनसे कहा आप आओगे? बोले हाँ मैं भी आऊँगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो नहीं थे। अच्छा। हाँ। और उस समय शुरुआत थी शायद इंडिया में, तो वहाँ 8 व्यक्ति पहले थे, 9वां में था और 10वां कोई आया नहीं। अच्छा। अच्छा, जिसने बुलाया वो भी नहीं आया। अच्छा। हाँ। और आज से इस बात का वो आज तक नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सीरियस तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा ये लगा कि 2075 है और इससे कभी 500-700 एक्स्ट्रा इनकम आने लगे पर मंथ, तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और अच्छा। इसी सोच के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया। मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिल जाए। हाँ, तो इसमें काम करना चाहिए। 500-700। अच्छा, वो भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। उस समय ऐसा कुछ ना तो इस इंडस्ट्री के बारे में पता था और ना कभी कुछ समझा था। तो बात तो सुनते थे ऐसा करती है, लेकिन अपने को इतना बिलीव नहीं था कि ऐसा करती है, क्योंकि हमारा शुरुआती सफर था। हाँ हाँ। लेकिन जब हम इससे जुड़े रहे, इसकी थोड़ी एजुकेशन ली, तो पहले तो हम पार्ट टाइम करते रहे शुरू के 3 साल तक। और फिर जब हमें पता लगा कि ये इंडस्ट्री एज ए कैरियर करने की है और फ्यूचर है इसमें, तो फिर हमने जॉब को रिजाइन देके फिर इसमें हम फुल टाइम आ गए। वो कौन सा समय था, वो ऐसी क्या चीज़ थी जब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं अभी पार्ट टाइम नहीं करना है, इसको फुल टाइम करना है? सर इसमें 2 चीज़ हैं कि जब आपको इस सिस्टम पे ये पूरा भरोसा हो जाए कि भाई ये सिस्टम ताकतवर है, और सेकंड आपको अपने ऊपर हो जाए कि आपका कोई साथ देना दे और आप करोगे, तो उस समय आप डिसीजन ले सकते हो। अच्छा। और डिसीजन में ये होता है कि हम ज़्यादातर भारत में एक एवरेज है, मैं जिसको बोलता हूँ लोग, यहाँ रायचंद बहुत है। मतलब ये कह सकते हैं होलसेल में पाए जाते हैं। हाँ। आप जिससे दोगे अलग अलग राय देगा। ठीक। अब यहाँ माइनस पॉइंट जो मेरे को लगता है, ये कह सकते हैं ये एजुकेशन का भाव, कि हम उन लोगों से ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं कि जिनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। हाँ। अगर हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक अच्छा वकील बनना है, हमें एक अच्छे वकील से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। इस इंडस्ट्रीज में बड़ा होना है तो हमें उससे मिलना चाहिए जो इस सिस्टम में पहले से सफल हो चुका है। हाँ। या सफलता की ओर चल रहा है। बिल्कुल सही है। हम जाके अपने पड़ोसी को पूछते हैं, या मान लो हमें एक डॉक्टर बनना है, बाहर जाके एक ऑटो रिक्शा वाले को पूछो भाई एक डॉक्टर बनना है, वो कहता है रिक्शा चलाओ पागल हो। सही है। तो उसको नॉलेज ही नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरे को इस चीज़ पे एक बात याद आती है, और मैं ये भारत में एक यंग जनरेशन को ये संदेश भी देना चाहता हूँ। जी प्लीज। जब भी कोई काम करें, डिसीजन आप अपना लें। अच्छा। आपका दिल कहता है ये काम नहीं करना, तो दुनिया भी कहे उस काम को नहीं करना। आपका दिल कहता है करना है, तो दुनिया भी मने करे, तो आपको नहीं रुकना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल साक्षात उदाहरण हूँ। मेरी माँ यूपी रहती हैं, कभी स्कूल में नहीं गई, अनपढ़ है। तो मैंने उनको पहला फ़ोन किया, माँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। अच्छा। तो वो बहुत नाराज हुए, बोले तुम पागल हो गए, जॉब के लिए तुम्हें वहाँ भेजा और जॉब छोड़ रहा है। अच्छा। मैंने कहा मैं एक बिजनेस करूँगा। कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना पैसा बिजनेस करने? जी जी। मैंने कहा माँ बगैर पैसे का बिजनेस है। अरे बोले बेटा तू कैसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरे को किसी ने जादू टोना करा दिया। अच्छा। मैं तेरे भाई को भेजती हूँ, घर लेकर आएंगे, तेरा झाड़ी फूकनी कराएंगे। अच्छा। और अच्छा हो जाएगा तो जॉब पे छोड़ देंगे, नहीं तेरे को गाँव में रखेंगे। मैंने ओके। मैंने सेकंड फोन लगाया मेरे छोटे भाई को जो दिल्ली रेलवे पुलिस में, और हमारे परिवार में सबसे पढ़ा लिखा वही है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई नौकरी छोड़ दे, मैं भी छोड़ रहा हूँ। अच्छा। वो बोलता दोबारा करो, क्या कहा? मैंने कहा नौकरी छोड़ दे, मैं भी छोड़ रहा हूँ। बोले पागल हो गए तुम? मैंने कहा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है इस भारत में, अभी तक नहीं था।
आउट ऑफ इंडिया चलता है ये बहुत समय से। हम्म। तो उसने कहा क्या होगा इससे? मैंने कहा लाइफ बदल जाएगी हमारी, तुम्हारी, परिवार की, गांव की, समाज की, देश की। ये अच्छा। इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि ये सब कुछ देता है। तो उसका रिपीट में जवाब था, भाई साहब आपकी कोई गलती नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग ऐसा ही करते हैं। अच्छा, टोंट किया उन्होंने। हाँ। तो फिर मैंने तीसरा फोन मेरे फूफा जी को लगाया, जो हमारे परिवार में सबसे एजेड है। अच्छा। और हम भारत वाले लोग यही करते हैं कि हमें जब कुछ बड़ा काम करना होता है हम उस व्यक्ति से जरूर लेते हैं जो हमारे परिवार में या रिश्तेदारी में सफल है। हाँ बिल्कुल तो सही। वो बहुत सफल हैं क्योंकि उनके 2 बेटे हैं, दोनों अमेरिका, एक इंजीनियर एक डॉक्टर है, और वो कांस्टेबल से लगे और डीआईजी रैंक से रिटायर्ड हुए। अच्छा। तो जब मैंने उनको फोन लगाया तो मेरे को उन्होंने पुलिस स्टाइल में बात की, अच्छा। और वो भी यूपी की। अच्छा, ओके। तो यूपी की पुलिस वैसे भी इन दिनों बहुत चर्चा में है। हाँ, और सर पुलिस का मतलब ये होता है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं सर पुलिस स्टाइल। मैंने कहा पुलिस स्टाइल का मतलब ये होता है कि जो गालियाँ आपने कभी ना सुनी हो अच्छा। वो उनके पास होती हैं। ये कह सकते हैं गालियों का अपर वर्जन। अच्छा। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहता उन्होंने मेरे को क्या क्या कहा, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मैंने उनसे 3 मिनट बात की, और 3 मिनट के बाद आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा। उस समय से मेरा ये वाला कान कम सुनता है। अच्छा। जब अच्छा। उन्होंने फोन पे बात की, अच्छा। और मैंने उस फोन को कट किया। उसके बाद मैं बड़ा नर्वस हो गया। मैंने कहा यार माँ ने मना कर दिया, रियल ब्रदर ने मना कर दिया, फूफा जी जिनको हम सफल मानते थे उन्होंने मना कर दिया। मैंने 5 मिनट के बाद डिसीजन ये लिया कि दिनेश अगर ये इंडस्ट्रीज में नहीं भी जाना तो भी अब डिसीजन मैं लूंगा, हाँ। और जाना है तो भी मैं लूंगा। अच्छा, खुद का डिसीजन होगा। हाँ, अब खुद का ही होगा। और मैं इसीलिए इस इंडिया को, यंग जनरेशन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि डिसीजन आप अपना लें। दिल कहता है तो काम करो, दिल नहीं कहता मत करो। और मेरे को गर्व है अपने डिसीजन पर, और ये मैं ईगो में नहीं बोल रहा, सिर्फ गर्व में बोल रहा हूँ कि आज इस दुनिया में मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब में सबसे अमीर आदमी आज मैं हूँ। अच्छा, क्या बात है। ग्रेट। तो वो जो लोग जिन्होंने आपको उस समय बोला था, तो उनकी आज क्या फीडबैक है? मतलब वो क्या मानते हैं कि आपने सही डिसीजन लिया करने का? हाँ सर, ये तो मानते हैं, लेकिन अब उनको एक अंदर अंदर ये एहसास भी और एक दुख भी है, हाँ, कि यार हमने इसको तो गलत डिसीजन दिया, लेकिन हमने इस इंडस्ट्रीज के बारे में क्यों नहीं सोचा। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप 5 से 7 साल बहुत सीरियस होके फिर आपको इसी तरफ ध्यान देना है, किसी से बात नहीं करनी। राइट। और मेरे को गर्व है उस डिसीजन पे कि तब वो लोग मेरे से मिलना नहीं चाहते थे, और आज वो वेटिंग में है कि यार एक बार तो मिलो, कहाँ मिल सकते हैं। अच्छा, नहीं ये बहुत खूब सर। ये इंडस्ट्री मतलब ने आपको पैसा देती है, अपितु मैं इसको मानता हूँ कि एक कंप्लीट पैकेज है। यस यस। जहाँ पे आपको पैसा भी है, आपको रिकॉग्निशन है, टाइम फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, घूमने फिरने के मौके हैं, मतलब जो एक व्यक्ति को चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर देखिए, जैसा आपने विज़न की बातचीत की, यंगस्टर्स जो हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो बहुत सारे लोग बड़े उत्साहित हैं, हम लोग देख रहे हैं। वो हमारे चैनल में भी बहुत अच्छे से अपने कमेंट डालते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं जी। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब एक बच्चा जो अभी पढ़ाई कंप्लीट की है या पढ़ रहा है, तो वो जब बिज़नेस की बातचीत करता है, एक ऐसे बिज़नेस की बातचीत करता है जिसको अभी देश में उस प्रकार की सामाजिक मान्यता नहीं है, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं कई सारे, तो उस समय वो बड़ा भ्रमित रहता है कि करूं नहीं करूं, क्या करूं। तो हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है, इसको समझने में टाइम लगता है जी। और मेरे को इस इंडस्ट्रीज में 17 साल हो गए, मैं 17 साल से हूँ। मेरे को एक ही चीज़ का थोड़ा सा एहसास और दुख भी कह सकते हैं कि भारत का व्यक्ति इच्छा में काम नहीं करता, ये हमेशा मजबूरी में काम करता है। अच्छा। हाँ, जब इसके सारे रास्ते, ये सब दूर प्रयास करेगा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब फिर ये कहता है आप जो कहना चाह रहे थे अब बताओ। अच्छा। और मेरा ये मानना है कि जब आदमी को प्यास लगती है तब कुएं नहीं खुदते। सही। कुआं उस समय खोदना चाहिए जब आपको प्यास ना हो। और ये इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम में इसमें कोई डाउट भी नहीं करना चाहिए कि ये जिस तरह भारत में ये कॉन्सेप्ट अभी उभर रहा है, ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है, आने वाले टाइम में इससे हर जगह सामाजिक मान्यता हो या जो भी, वो सब कुछ मिलेगा। राइट।
क्योंकि 17 साल में बहुत बड़ा बदलाव आया। जहां लोग इस पे पहले बिलीव ही नहीं करते थे, इसको देख के हंसते थे। पहले लोग इसको ये मानते थे कि ये उन लोगों का काम है जिसके पास कोई काम नहीं है। सही। लेकिन जब मैंने इसको अध्ययन किया आउट ऑफ इंडिया, तो वहां लोग ये मानते हैं, जो हमारे यहाँ जॉब को पहली प्रायोरिटी दी जाती है कि जॉब इंपॉर्टेंट है, ये फालतू काम है, वहां लोग ये कहते हैं कि ये फर्स्ट काम है, जॉब फालतू काम है। बहुत सही। जब इसको जो इस इंडस्ट्रीज में नहीं आ पाया वो फिर जॉब को करता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे चूंकि इंडस्ट्री पुरानी हो गई है, 40-50 साल से है, तो निश्चित रूप से ऐसा माहौल है वहाँ पे, और हमारे यहाँ भी ऐसा माहौल आएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं लोगों को इस बारे में एक बात भी पूछता हूँ कि आप जब जॉब को ज़्यादा लाइक करते हैं, आज भारत की बात करें, आउट ऑफ इंडिया भारत से लगभग समथिंग 1% लोग जॉब करते हैं। हाँ, क्योंकि जॉब को ज़्यादा लाइक, मेरे को आउट ऑफ इंडिया के लोग इंडिया में दिखाओ कितने परसेंट जॉब करते हैं। हाँ, बहुत कम है। हाँ, ना के बराबर। हाँ, ना के बराबर। क्योंकि वो जॉब को लाइक नहीं करते, वो इस इंडस्ट्रीज की गहराई जानते हैं। और हम अभी, क्योंकि हमारे इंडिया में नया है, इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा समझने में। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2025 के बाद जिस तरह भारत में मेट्रो को दौड़ाया जा रहा है, ये सिस्टम उसी तरह भारत में रन करेगा। बहुत बढ़िया सर। पिछले एक एपिसोड में हमारे साथ में बिजोन मिश्रा सर हैं, जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं जी। तो उन्होंने भी ये विज़न दिया कि अगर आप यूएस और चाइना से कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अभी है ही नहीं, कुछ वॉल्यूम ही नहीं है। तो ये बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ेगा, तो आपने भी उस पर मोहर लगाई है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जब एक व्यक्ति उतर जाता है काम में, पूरे कॉन्फिडेंस और विज़न के साथ में वो काम कर रहा है, और चूँकि बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन है, एज ए लीडर आपको काम करना होता है, तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ हो उसके अंदर में कि वो एक अच्छा लीडर बन जाए आगे जाके? सर, इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें 2 चीज़ काम करती हैं सर। एक समझना और एक समझाना। पहले तो आपको समझ होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की, उस सिस्टम की, उस इंडस्ट्री की, फिर आपको समझाना है। और क्योंकि ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कम समय में अमीर बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में। होता क्या है, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं, आपको अच्छा रहना है, अच्छा लोगों से बात करना है, लोगों को समझाना है, तो ये इजी है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है भारत में। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को समझाना है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है समझने और समझाने का। अब इसमें क्या होता है लीडरशिप में कि आप किसी से बात करने गए, ये कॉन्सेप्ट बहुत उतार चढ़ाव का है। शुरू में 5 से 7 साल बड़ा अप डाउन करता है, और ये प्राकृतिक का नेचर भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब अप डाउन क्यों करता है, कब अप करेगा कब डाउन करेगा। जब इस इंडस्ट्रीज की आप किसी से बात करने गए और आपने उसको अच्छे से समझा दिया, तब ये सिस्टम अप करता है। अच्छा। और जब आप ये कॉन्सेप्ट किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, अच्छा, तब ये डाउन करता है। अच्छा, ठीक। और ये चलेगा, ये प्राकृतिक का नियम है। आप देखो, जब ईसीजी की रिपोर्ट आप देखते हैं, हाँ, वो अप डाउन में है। हाँ, बिल्कुल सही है सर। जैसे आपके घर में या किसी के घर में कोई भी हॉस्पिटलाइज हुआ और आदमी घबरा जाता है, सर ये बाथरूम में गिर गया, हाँ, और हम घबरा गए, तो वो जब उसको एक टीवी से कनेक्ट करता है, और जब वो लाइनें अप डाउन होती हैं, हाँ, तो डॉक्टर कहता है रिलैक्स, बिल्कुल ओके है, क्यों घबरा रहे हो? बोले नहीं सर, हम तो बहुत घबरा। बोले देखो ना कितना अप डाउन हो, ये बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, और आप इसी को देखते रहना। हाँ, अच्छा। अगर ये लाइनें अप डाउन है, हाँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं शाम को फिर वापस आऊंगा एक बार देखने। अच्छा। और जब 5 बजे आता है, वो पूछता है कैसा रहा, बोले नहीं सर, बोले रिलैक्स, और बोले अभी मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। और रात भर आप टीवी देखते रहना। अगर ये लाइन अप डाउन है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हाँ, कभी रात में ये लाइन सीधी हो जाए तो फिर मेरे को फोन मत लगाना, घर ले जाना। अच्छा। हाँ, तो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि सब स्टेबल हो जाए, तो ये तो प्राकृतिक का नियम है कि ये किसी साइंटिस्ट के माइंड में उसने डाला ऊपर वाले ने कि इस लाइन को आप ऐसे बनाओ। राइट सर। कि आदमी को अगर जिंदगी जीनी है, इन्हीं उतार चढ़ाव में जी जाएगी, और आपको भी इस इंडस्ट्रीज में कामयाब होना है, तो इसी उतार चढ़ाव से निकल के ही आप कामयाब। मतलब लीडरशिप के लिए पहला गुण ये है कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये बढ़ेगा भी, कम भी होगा, सभी तरह की स्थितियां आएंगी, कई बार होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अच्छा, राइट सर। और लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो कोई जन्मजात नहीं मिलती, आप अभ्यास करो। हमारे साथ भी शुरू में हुआ,
मैं सर बताऊं, कभी आप जब मेरे परिवार में मैं एमपी से यूपी बात करता था, उस समय वो लैंडलाइन थे एसटीडी। हाँ हाँ। तो मैं इतना संकोचित व्यक्ति था कि जब मैं फोन करता था मेरी पत्नी बोलती फोन काट दो, सामने वाले का बिल आ रहा होगा। अच्छा। बोल भी आप ही रहे हो, सुन भी आप रहे हो, उसको कुछ भी पता नहीं लग रहा आपने क्या बोला है। अच्छा अच्छा। हाँ, जब मैं जॉब करता था तो मैं इतना संकोचित था कि जैसे कई बार सर्कल में दिन में लंच करते तो मैं अकेला 1 किलोमीटर दूर बैठ के करता था, बहुत डिफरेंट से, और अच्छा। ये सब एक जगह बैठ के करते। और जब मैं इस कॉन्सेप्ट में आया तो मेरे को लगता था, मेरी पत्नी बोलती थी आप इसमें कैसे जाओगे, ये तो लीडरशिप का बिजनेस है, यहाँ तो स्टेज से बात करनी पड़ेगी लोगों को सब। मैंने कहा अपना वहां तक का ड्रीम ही नहीं है। अच्छा। अपन 200-500 मंथली के लिए आए, प्रोडक्ट से आएगा, करेंगे जो भी होगा। हाँ। लेकिन जब धीरे धीरे मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा और मेरे को लगा कि हो सकता है लोग कर रहे हैं, और मैं गया भी, और मैं नीचे बैठ के, हर आदमी को ऐसा लगता है यार बड़ा इजी है स्टेज पे जाना, कुछ नहीं, माइक हाथ में लेना है, क्या बताना है, मेरा ये नाम, ये काम, ये इनकम। पर वो तो जब वहां पहुंचते हैं तब पता लगता है क्या होता है। अच्छा। तो हम देख रहे थे लोगों को, यार 3 चीजें, कोई बात नहीं। जब पहली बार हम स्टेज पे गए, हम उठे तो 3 चीज माइंड में थी, लेकिन उठते ही हम एक चीज भूल गए। तो हम सोच रहे यार एक कहाँ गई, फिर हमने कहा 2 तो है, 2 बताएंगे। अच्छा। जब हम स्टेज पहुंचे और माइक हमारे सामने आया, फिर हम एक भूल गए। अच्छा। तो सामने वाले ने हमारे सामने माइक किया, बोले आपका नाम बताएं। मैंने कहा कृषि उपज मंडी रतलाम। अच्छा अच्छा। तो लोग हंसे, तो हमें अच्छा लगा। मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम में बड़ा अच्छा बताया। अच्छा। पर जब हम घर पहुंचे तो हमें लगा यार वो तो अपना काम था, नाम नहीं था, ये तो सब गलती हो गई। क्या बात है। लेकिन आज मैं सर बहुत जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति इसमें उस लेवल तक एज ए लीडर पहुंच सकता है, तो भारत का हर बच्चा उस स्टेज तक पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, कम बोलते हैं, हेजिटेशन है, घर वाले कह रहे हैं तू क्या करेगा, कहा मेरी पत्नी ने, बोले ये कॉन्सेप्ट आपके लिए तो काम ही नहीं करेगा। चलिए, बहुत उत्साहवर्धक बात आपने हमारे व्यूअर्स को बताई। सर इस बिज़नेस में चूँकि आपकी जो बैकग्राउंड है, आपने बताया कि आपने 10th क्लास पास किया था या नहीं किया? नहीं हुआ था। नहीं। तो उसके बाद में क्या यहाँ पे इस बिजनेस में आने के बाद में एजुकेशन की ज़रूरत है कि हाँ यहाँ पे आने के बाद आपने कुछ सीखा? हाँ सर, मतलब मैं ये गर्व के साथ भी कहता हूँ कि आज एक 10वीं फेल लड़का भारत में पढ़े लिखे लोगों को इस इंडस्ट्रीज की एजुकेशन देता है, ये मेरे को अपने आप पे गर्व है। और वो सब मेरा यहीं हुआ। अच्छा, यहीं से सीखा? हाँ, मैं जहाँ तक भी पहुँचा, पहनना, क्योंकि पहला मेरा पहनने का स्टाइल भी अलग था, हमेशा स्लीपर, आस्तीन, ऊंची नीची, बड़ा अटपटा रहता था। सब कुछ यहीं से सीखा, और एजुकेशन इसका सबसे मस्ट पार्ट है। अच्छा। अगर हम एजुकेशन को इग्नोर करेंगे तो इस सिस्टम में हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, हम भारत के व्यक्ति, क्योंकि पहले से हम इतना सीखे हुए हैं कि आगे जाने की गुंजाइश नहीं है। सही, भरे हुए हैं, पूरा भरे हुए हैं, फुल है एकदम। इस पर मेरे को एक बात याद आती है, मैं लोगों से पूछता भी हूँ। एक क्लास चल रही थी, एक टीचर क्लास में आए, उन्होंने बच्चों को कहा, बच्चों सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है? अच्छा। सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है? जी। तो एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, सर मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले सर आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका ब्रह्म है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे ही इस इंडस्ट्रीज में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, बैठते हैं, समझते हैं, लेकिन वो भी वहाँ यही समझ के बैठते हैं, सर आप इस सिस्टम की जानकारी दे रहे हो, ये सत्य है, और इस सिस्टम की हम जानकारी ले रहे हैं, ये आपका भ्रम है। हाँ, इसी एटीट्यूड में करते हैं काम। हाँ, तो इसको 5 से 7 साल इसकी एजुकेशन बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। अच्छा, सीखना और अपने आप में बदलाव करके आगे बढ़ना। हाँ, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम सीखने की बातचीत करते हैं सर, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी जो सबसे पहले टीचर हैं वो उसकी मम्मी और उसके पापा रहते हैं। तो वैसे ही हमारे बिज़नेस में अपलाइन का जो रोल है वो पेरेंट्स वाला रोल रहता है कहीं ना कहीं। तो एक प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है कि अगर एक व्यक्ति की अपलाइन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या उम्र में उससे कम है, या उसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा नहीं है, जी, तो उसको जर्नली लोग उतना महत्व नहीं देते, सीखने का एटीट्यूड उसके प्रति नहीं रखते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सर मेरा ये मानना है, इस कॉन्सेप्ट में जो आपकी अप्लाई होती है एज ए गार्जियंस, एज ए फादर सर, वो आपसे एजुकेशन में कम हो सकता है,
ज़्यादा हो सकता है। तो हम क्या मानते हैं कि यार ये हमसे एजुकेशन में कम है, ये हमें क्या सिखाएगा, ये गांव का है, हम शहर के हैं, हम इससे एज में ज़्यादा है, ये एज में कम है सर। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपको पूरी दुनिया का नॉलेज आपके अपलाइन से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज का नॉलेज आपकी अपलाइन से आपको ज़्यादा है। राइट। तो आपको उसको फॉलो करना ही है। और जहां लोगों को ये लगा, और मैं कई बार लोगों से बात करता हूं कि अगर आपने अपलाइन की बात को हमेशा एज इट इज माना अपने सीनियर को सर, तो आपका नाम, आपकी इज्जत, सब कुछ क्रॉस कर सकती है। अच्छा। जैसे आप देखें इस दुनिया में भगवान राम के मंदिर हैं, यस। हनुमान जी के हैं, हनुमान जी के खूब हैं सर। भगवान राम से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल सही है। राम जी के कम है। कृष्ण भगवान के हैं सर। अर्जुन के, अर्जुन अर्जुन का एक भी मंदिर इस दुनिया में नहीं है। हाँ। पता है क्या कारण है? क्योंकि हनुमान जी की जो अपलाइन थी वो भगवान राम थे, हाँ सही है। कृष्ण भगवान की अर्जुन की अपलाइन कृष्ण भगवान थे जी बिल्कुल। तो जो भगवान राम हनुमान जी को बोलते थे हाँ। तो वो उनकी बात में कोई किंतु परंतु नहीं लगा। हाँ। भगवान राम ने कहा ये करना, यस सर, जय श्री राम बोला और बस शुरू हो यस जाते सर। लेकिन जब कृष्ण भगवान अर्जुन को कुछ बोलते थे वो उनकी हर बात में किंतु परंतु लगाते थे। अच्छा। कृष्ण भगवान बोलते इन पे तीर चलाओ, क्यों चलाए, चलाना जरूरी है, अच्छा। आज ही चलाना पड़ेगा। अच्छा। वो बोलते हैं हम युद्ध में खड़े हैं, सर मेरे रिश्तेदार है ये, मैं कैसे चला सकता हूँ। हर बात में किंतु परंतु लगाया, एक भी मंदिर नहीं बना। अच्छा। लेकिन हनुमान जी को जब भगवान राम ने कहा यार लक्ष्मण जी को बाण लग गया और इसका उपचार उस पहाड़ पे एक बूटी है, जा सकते हो? यस सर। अच्छा। ले आओगे? यस सर। वो गए, जब उन्होंने वहां देखा यार इतना बड़ा पहाड़, इतनी सारी उस कलर की चीजें, क्या करना चाहिए? अप्लाइन ने तो कहा लाना है। तुमने सोचा यार अप्लाइन ने तो कहा था इतना करना है, इतना करना है, अपन ऐसा करो सभी ले चलो, जितना अप्लाइन को चाहिए ले लेगा, बाकी छोड़ देगा। अच्छा। और वो लिया है। हाँ। और आज उसी का कारण है कि हनुमान जी के मंदिर उनकी अपलाइन से ज्यादा है। हाँ, मेरे ख्याल से विश्व में सबसे ज्यादा होंगे हनुमान जी के मंदिर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर की बात में कभी बट किंतु परंतु नहीं हुआ। जो यहाँ अगर ऐसा करेगा तो वो हर चीज में सबको क्रॉस कर सकता। हाँ, मतलब अपलाइन जो भी हैं, जो भी उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसको हमने फॉलो करना है। उनकी बातचीत को मतलब बिल्कुल। हाँ, वो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। हाँ हाँ, हनुमान बनना है, अर्जुन नहीं बनना है। हाँ। बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया सर। इस बिज़नेस में सर, जब हम लोग बिज़नेस में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते एजुकेशन की तो बातचीत आपने की जी। तो कई बार क्या है कि जब आपका बिज़नेस नहीं चलता है तो आपको अविश्वास होने लग जाता है, अपलाइन पे अविश्वास होता है। जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जब आदमी नेगेटिव होता है ना, हर चीज़ से उसका विश्वास उठ जाता है और वो नेगेटिव हो जाता है, उस प्रकार के एटीट्यूड में पहुंच जाता है। तो ऐसी जगह पे पहुंचने के बाद में एक डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए? सर कई बार लोग मेरे से पूछते हैं सर अब क्या हो सकता है इस सिस्टम में इतनी ताकत है? क्योंकि आज मैं देखता हूँ यंग जनरेशन का बिलीफ सिस्टम बहुत डाउन है, उसको विश्वास नहीं है। और एक एज भी होती है सर 30 तक, इसमें आदमी कई बार बहुत डिसीजन चेंज करता है। और विश्वास की कोई टैबलेट नहीं बनी। सबसे बड़ा चीज ये है कि किसी को खिला दो और विश्वास ही विश्वास हो जाए। मेरा ये मानना है विश्वास कई चीजों से होता है। या तो आपको किसी की बात सुनने से होगा सर, या फिर किसी चीज को देखने से होगा, या कोई रास्ता नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। सबसे अल्टीमेट रास्ता है बिलीव का कि आपको करना ही पड़ेगा। राइट। जैसे आज हम बड़े हुए बचपन से, विश्वास भी तो बड़े हुए। हाँ सही है। हम इस दुनिया में आए, कहा गया ये तुम्हारी माँ है, विश्वास किया। हाँ सही है। और सिर्फ यही तुम्हारे पिता हैं, सिर्फ किया। ये तुम्हारी टीचर है, हाँ। ये तुम्हारे डॉक्टर है। बड़े होते चले गए, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, किसने बनाया, क्या बनाया, खा लिया। हाँ, सही विश्वास था। हाँ। मान लो आप किसी स्टेशन उतरे और आपको चाय की इच्छा थी और आपने उस रेस्टोरेंट वाले को कहा यार सुबह से चाय नहीं मिली, चाय बनाओ यार, कड़क बनाओ, इलायची इलायची डालना और 2 मिनट में ट्रेन है, थोड़ा फास्ट करना। उसने ईमानदारी से बनाई, मेहनत की, और चाय बनाने के बाद जैसे ही उसने कप में डाली उसमें मक्खी गिर गया। क्या करेगा? टाइम नहीं है उसके गिर पास। सकती है जी, गिर सकती है, उसकी गर्म भाप से गिर गई वो। क्या करेगा? उसने मक्खी निकाली, बाहर डाल लिया आया चाय।
और आपको कहा सर कड़क चाय और इलायची युक्त है। अच्छा। इलायची तो निकाला है तो पी गए हम। क्यों? बिलीव था कि इसने बनाई है। जब हमारी पूरी लाइफ विश्वास पे चल रही है तो मेरा ये लोगों को कहना है कि जिस कॉन्सेप्ट से, जिस इंडस्ट्री से आपकी लाइफ बदल सकती है, फिर उस पर आपको विश्वास करें। तो उसमें हम ये माने कि भाई आप अपलाइन के साथ में आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं उसमें अगर आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिले जैसे आपने चाहे थे, तो विश्वास के साथ में लगे रहें, वहीं टिके रहें, तभी सक्सेस मिलेगी। हाँ, और सर इसमें क्या है, इस इंडस्ट्रीज में क्योंकि आज तक जो काम हमने किए हैं उसमें हमें पता है कि जितना हम काम करते हैं उतना रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो सब प्रेजेंट है। हाँ। और ये जो इंडस्ट्रीज है ये ओनली फ्यूचर है, राइट, इसमें प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप आज जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है, मेरा ये मानना है वो एज ए गेहूं का पौधा है। अच्छा। जैसे आपने खेत तैयार किया, मेहनत की, गेहूं बो दिया, 6 महीने में पौधा आ गया, गेहूं आ गया, आप अपने घर में ले आए, बेच लो, इनकम जनरेट हो गई, परिवार को पालो। लेकिन फसल कटती वो खेत फिर शून्य हो गया। हाँ। फिर आपको वही काम दोबारा करना पड़ेगा 6 महीने बाद, और फिर 6 महीने वही सेम प्रोसेसिंग है। हाँ, बिल्कुल सही। फिर बड़ा हुआ और यही काम आपको पूरी लाइफ करना पड़ेगा और आपके बच्चों को। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज है ये काम का बीज है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। अच्छा। आम का बीज अगर आज आपने लगाया 6 महीने तो छोड़ दो, 5 साल तक कुछ नहीं देता। हाँ, बिल्कुल सही है। देता ही नहीं। हाँ। और बल्कि ये कहता है कि आप मेरे से कोई अपेक्षा मत रखो, अभी आप मेरी आपसे अपेक्षा है, मेरे को आप टाइम पे पानी दो, खाद दो, लोहे की जाली भी लगाओ, बकरी ना खा जाए मेरे को। लेकिन जब वो 5 से 7 साल के बाद एक बड़ा वृक्ष बनता है तो पता है वो क्या कहता है, अब अपनी जाली ले जाओ, बेच लो इसको, और बकरी तो छोड़ दो, ऊंट बेच देना, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सही है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वो उसने जो 7 साल में ग्रोथ की वो बड़ा वृक्ष बना। और आप देखना बड़े वृक्षों को बाद में पता है वो क्या बोलता है, अब मेरे को पानी भी मत देना, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जड़ें वहां तक ले गया मैं जहां पानी बनता है। आप बड़े वृक्षों को देखना, बड़े वृक्षों को पानी नहीं दिया जाता। हाँ। वो पानी खुद खींचते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है। बहुत सही, बहुत सही। और फिर ये इंडस्ट्रीज वही आम का बीज है। जब ये वृक्ष बनता है फिर पता है वो आम का पौधा क्या कहता है, आपने मेरा 7 साल साथ दिया है, अब आपके 200 साल तक बच्चों को कहना मेरे आम खाएं, अब मैं उनका 200 साल साथ दूंगा। मतलब उस विजन के साथ में इस इंडस्ट्री को करना चाहिए, करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर। मैं जब आपके बारे में यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था तो उस वीडियो में मैंने एक चीज़ सुनी है, आपने किसी प्रोग्राम में आप बोल रहे थे जी। कि आपने इस बिजनेस में अब तक बहुत सारी गाड़ियां खरीदी और 7वीं गाड़ी आपने रिसेंटली खरीदी है। यस सर। तो आपने कभी सोचा था जब आप इस बिज़नेस में आए, आपने बताया 2000 रुपये के आसपास की आपकी सैलरी थी, जी सर। तो आप इतनी सारी गाड़ियां खरीदेंगे, और वो 7वीं गाड़ी के पीछे क्या कहानी थी? सर जब मैं इस कॉन्सेप्ट के पहले जॉब में था तो मेरे पास एक TVS चैम्प हुआ करती थी। अच्छा। TVS चैम्प का मतलब है नो किक, नो क्लच, अच्छा, नो गियर। वो टोटली अच्छा, और रेस एक्सीलरेटर अच्छा, ओके। उसको कोई ब्रिज व्रिज चढ़ाना हो तो 1 किलोमीटर दूर से उसका मौसम बनाना पड़ता है, तब अच्छा। वो ब्रिज चढ़ती है। अच्छा। उसको मैं वीकली निकाला करता था। अच्छा, वीकली क्यों? जिस दिन फैमिली को जाना हो मार्केट। अच्छा। बाकी मैं तो पैदल ही ट्रेवलिंग करता था। अच्छा, ओके। जब इस कॉन्सेप्ट में आए तो हमारा जहाँ घर है तो वहाँ एक घाटी है। अच्छा। तो जब हम उस घाटी पे चढ़ते थे, मेरा एक बेटा है, हम तीनों होते थे, तो वो घाटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो बीच में आके रुक जाती थी। अच्छा। तो मेरी पत्नी बोलती थी बेइज्जती कराने की यही जगह मिलती है। अच्छा। तो मैं बोलता था यार अब क्या कर सकते हैं, अब इसने ताकत नहीं भरी। सही है। हम 3 हैं और तुम्हारा वेट मेरे से ज़्यादा नहीं लेके चढ़ पाई, तो क्या करेंगे। अच्छा। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट मैंने ज्वाइन किया तो मैं उनको बोलता था कि एक दिन ये इंडस्ट्री इतनी ताकत रखती है कि जिस घाटी पे भी हम इस TVS चैम्प से चढ़ते, एक दिन आप कार से चढ़ोगे। तो अच्छा। वो हंसते थे, बोले इंडस्ट्रीज तो ताकत रखती है पर आप तो नहीं रखते। अच्छा। आपका नेचर इस तरह का नहीं।
और मैंने सर इससे फर्स्ट कार ली, सेकंड ली, और मैं आज लोगों को बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ कि जॉब में जिस तरह लोग सब्जियां परचेस करते हैं, अच्छा, ये इंडस्ट्रीज आपको कार और घर खरीदने की उस तरह की ताकत देती है। क्या बात है सर। तो मैंने फर्स्ट ली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हाँ, सेवन्थ में मेरा बेटे का शादी हुआ, फिर मेरा पोता हुआ, तो फैमिली बड़ी हो गई, तो मेरे पास अभी तक सब 5 सीटर कारें थी। मेरा मन था कि मैं इस बार 7 सीटर लूँगा अगले साल। अच्छा, लेकिन मेरी पत्नी ने अचानक फ़ोन आया कि बोले पोते का 3 दिन बाद जन्मदिन है और हम सबके नाम कुछ है और एक यादगार के लिए इसके नाम से कुछ ऐसा करना है कि यादगार रहे कि इस दिन कुछ लिया गया पोते के नाम से। पोते के नाम से। मैंने कहा क्या करें? बोले वो प्लानिंग हमने कर रखा है। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तो उन्होंने कहा जल्दी आओ, एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार है। अच्छा, तो मेरे को लगा, मैंने कहा खाना गरम गरम तैयार है। मैं सुन नहीं पाया ठीक से। मैंने कहा खाना तो ठंडा हो जाएगा इतनी देर में। बोले खाना नहीं, कुछ और इससे भी बड़ा है। अच्छा, जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी बोलती है परसों कार लानी है। अच्छा, मैंने कहा कार क्यों लानी है? कार तो अभी 6 मंथ पहले ली है अपने ने। अच्छा, बोले नहीं, अच्छा, 6 महीने पहले नई कार ली। 6 महीने पहले मैंने नई कार ली थी। तो मैंने कहा कार तो अपना अगले साल का प्लानिंग है। बोले नहीं, मैंने आपको कहा था कि इस पोते के नाम से कार लेनी है और ये पोता ही पसंद करेगा वो ही लेनी है। अच्छा, तो मैंने उनको कहा ये 1 साल का बच्चा है, तुम भावना में मत जाओ, ये कैसे पसंद करेगा? बोले वो हमने सब तैयारी कर ली। तो सर इन्होंने क्या किया, ये कार के सारे शोरूम पे घुमाए। अच्छा, वहाँ एक वो बुकलेट मिलता है जिसके ऊपर अंदर कार के फीचर्स रहते हैं, ऊपर वो उसकी फोटो रहती है। राइट, राइट। तो इन्होंने ये प्लानिंग की, हमसे बोलते हैं हमने सब प्लानिंग कर ली। बेड पे हम 7 कारों के फोटो रखेंगे, अच्छा, पोते को बैठाएंगे, हाँ, जिस पे ये हाथ रखेगा वो ही कार ली जाएगी। अच्छा, मैंने कहा ये बच्चा है, इन्हें सब पे घुमा दिया क्या करेंगे? ये तो बच्चा है, ये ऐसे लिया आया तो 7 की 7 लेंगे क्या? पंगा हो जाएगा। हाँ, बोले नहीं इतना हम भी समझते हैं, जिस पे पहले रखेगा। अच्छा, फिर भी मैंने बहुत समझाया, भावना में मत भाओ, आप जो कहते हो अपन वो ले लें, लेकिन इसके कहने से क्यों? बोले नहीं। अच्छा, फाइनल हो गया। और सर उसने ऐसी कार पे हाथ रखा जिस कार को मैंने 6 मंथ पहले लिया। अच्छा, सेम कंपनी, अच्छा, सेम वर्जन, अच्छा, और ऐसे कलर पे रखा जिस कलर को मैं कभी नहीं खरीदता, अच्छा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी वाइटनेस है। हाँ। तो मैं हमेशा कारें वाइट खरीदता हूँ। अच्छा, उसने रखा प्योर ब्लैक पे। अच्छा, तो फिर मैंने घर वालों को समझाया भावना में मत भाओ, अच्छा। अपन 7 सीटर भले ही 3 दिन बाद 7 ही लाए, पर बोले नहीं, वो इसकी पसंद का फाइनल हो गया। अच्छा। और सर 3 दिन बाद मेरे को वही कार लेनी पड़ी जिस पे उसने हाथ रखा। क्या बात है, ये बहुत बहुत शानदार है। इसमें एक मैसेज भी है सर, और ये ग्रेट, और भावनाएं चलती हैं सर हमारे बिजनेस में भी और लाइफ में भी। बहुत बढ़िया सर। जैसे भी आपने बताया कि बेटा है, उसकी शादी हो गई है और आप दादाजी बन गए हैं, जी। तो आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप दादाजी बन गए हैं, तो इसका मतलब इस जवानी का राज क्या है? सर मैं 2 कारण मानता हूँ। मैं 2004 में एक डॉक्टर साहब को प्लान दिखाने गया था बॉम्बे में, न्यूट्रिशन के डॉक्टर थे। अच्छा, उन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। वो कोई इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थे इसी से, कोई आउट ऑफ इंडिया की थी। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि दिनेश ये एक ऐसी ताकत है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा सिस्टम है, सिर्फ यही 1 और 1 को 11 करता है, बाकी सारे काम 1 और 1 को 2 करते हैं। 1 अच्छा। + 1 2। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 1 + 1 को 11 करता है। और ये चीज तुम्हें 20 साल बाद समझ में आएगी। अच्छा, उस समय तक आप अपने स्वास्थ्य को खो चुके होंगे। तो मेरा अगर आप एडवाइस मानो तो आप न्यूट्रिशन खाया करो। अच्छा, तो सर उस समय से मैंने न्यूट्रिशन चालू किया। अच्छा, और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि यार ये इंडस्ट्री बहुत पैसा देती है, तो उस पैसे का एंजॉय करने के लिए कम से कम उस समय तक चलते तो रहो। सही है। और आज भी बहुत लोग मेरी एज को जज नहीं कर पाते सर। हाँ, मेरी सरप्राइजिंग है सर मेरे लिए भी। रनिंग है। अच्छा, 50 साल के हैं आप? और क्या जुलाई बात में कर रहे हो? 50 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 51 में मैं जुलाई के बाद इंटर हो जाऊँ। चलिए बहुत बढ़िया सर। ये तो और ये सब नेचुरल है सर, बाल भी नेचुरल है। सही में, क्या बात मैं है। कभी कलर यूज नहीं करता। अच्छा, ब्लैक बाल हैं आपके? जो नहीं, व्हाइट तो होने लगे, काफी हो गए। अच्छा। लेकिन जो भी है नेचुरल है। हाँ, मतलब वो विग नहीं डाली हुई कोई? अब मैं लोगों को भी मना करता हूँ कि कलर का यूज नहीं करना चाहिए, केमिकल आता है। हाँ, हाँ, हाँ। सर बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारी चीज़ें वैसे बताई, और आपका जो अंदाज़ रहता है वो लाजवाब रहता है। फिर भी हमारे इस एपिसोड का सर एक पार्ट रहता है फ़नी मोमेंट ऑफ द लाइफ। तो वो फ़नी मोमेंट जो आप याद करते हैं तो आपको
मतलब आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है या कई बार लगता होगा यार ऐसे भी थे कभी हम लोग? हाँ, नहीं सर, इसके पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा प्लीज़। यंग जनरेशन को हम्म। कि इस इंडस्ट्री से जब जुड़े तो इसकी एजुकेशन हमेशा लेते रहे मंथली, राइट। क्योंकि किसी ने कहा है और मैंने ये चीज़ को पढ़ा भी है कि आदमी के माइंड में एक दिन में 10,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं, सही। निगेटिव और पॉजिटिव। आप जैसे लोगों की संगत करोगे वैसे थॉट आएंगे। हाँ। और हमारे भारत में ज़्यादातर आप देखना निगेटिव बात ज़्यादा होती है, इसीलिए लोग इसमें अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। हाँ। जब बाहर जाके लोग कहते हैं कि कामयाबी तो है पर तुम्हारे पास नहीं आ सकती, हाँ सही है। तो वो सोचता है यार हो तो रहे लोग कामयाब पर मैं होऊंगा कि नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप हमेशा इस इंडस्ट्री से जुड़े रहें तो ही आप पॉजिटिव रहेंगे। राइट। क्योंकि निगेटिव आज इतना थॉट है इंडिया में, आप किसी भी चौराहे पे जाओ हर आदमी निगेटिव बात कर रहा है। देश ऐसा हो गया, कहाँ पहुँच गया, दुनिया देखो कहाँ पहुँच गई, प्रधानमंत्री ऐसा है, मंत्री ऐसे हैं, सांसद उसको परवाही नहीं, पड़ोसी देखो कैसा मिला है, भाई अपने हिस्से में यही आया था। इस तरह के जो मिलेंगे ना, तो मेरा ये मानना है, आज मैंने जब इस चीज़ को एनालिसिस किया सर कि भारत का व्यक्ति जीते जी नहीं मरने के बाद भी निगेटिव है। अच्छा। इस तरह की निगेटिविटी इतनी मिलती है सर। कि उसकी सोच ही ऐसी बन गई। एक बार क्या हुआ सर, एक लड़के के फादर शांत हो गए। अच्छा। तो एक भारतीय परंपरा के अनुसार उनके घर वालों ने कहा, रिश्तेदारों ने, उसकी माँ ने, बेटा इनकी अस्थियों को इलाहाबाद विसर्जित कराओ। अच्छा। वो लड़का जब घर से निकला, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से ट्रेन चेंज करनी थी, तो खाना खाने लगा, भूख लगी थी, ट्रेन में 1 घंटा लेट था। तो सामने कोई पानी दिखाई दिया, तो उसने होटल के मालिक को पूछा, भाई ये पानी? होटल का मालिक बोलता है, बेटा ये पानी नहीं, ये नदी है, पहाड़ों से आ रही है, इलाहाबाद जाएगी। अच्छा। तो उसने सोचा यार काम तो यही हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि अस्थियां ही हाँ। इलाहाबाद विसर्जित करनी है और इसी नदी में करनी, यही जा रही है। हाँ सही है। उसने वो अस्थियां दिल्ली में विसर्जित कर दी। अच्छा, इलाहाबाद की जगह दिल्ली में कर दी। हाँ, घर आ गया। घर आके उसकी माँ ने कहा, बेटा बड़ी जल्दी आ गए? बोले हाँ, मैं इलाहाबाद नहीं गया माँ, मैं दिल्ली गया और वो नदी दिल्ली में मिल गई, पहाड़ों से आ रही है, इलाहाबाद जा रही है, काम हो जाएगा। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 5 10 दिन गए। 10वें दिन अचानक रात के 12 बजे किसी बाहरी शक्ति ने उसकी माँ को उठा दिया। अच्छा। माँ घबराहट में उठी, उसने जाके अपने बेटे को उठाया, बेटा उठो। बेटा बोलता माँ रात हो रही है, सो जाओ, सुबह उठेंगे। अरे बेटा तुम सुनो तो सही। अरे बोले माँ रात की 2 बजी है, सुबह बात करें। अरे बेटा तुम सुनो तो सही। वो उठा, उसने कहा क्या हुआ माँ? बोले क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी भी मेरे सपने में आए थे। अच्छा। और वो ये कह रहे हैं कि तेरा बेटा मेरे को इलाहाबाद छोड़कर नहीं आया, अच्छा। वो दिल्ली छोड़ आया। हाँ। और मैं अभी इलाहाबाद नहीं पहुंचा। अच्छा। मैं 8 किलोमीटर पहले एक नाले में अटका पड़ा हूँ। अच्छा। अच्छा। तो वो बेटा अपनी माँ को बोलता, माँ तुम नहीं समझोगी, ये अच्छा। पिताजी जिंदगी भर निगेटिव रहे। अच्छा। इन्होंने जब भी बात करी निगेटिव करी। अरे ये 80 किलोमीटर वापस तुम्हारे पास आए, 8 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते। सही है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्रीज में कामयाब होना है सर। तो आप हमेशा उन लोगों के साथ रहें या उन बुक्स के साथ रहें जो पॉजिटिव एटीट्यूड की है। तभी अच्छा। आप इस इंडस्ट्रीज में बड़ा काम कर पाएंगे, मतलब पॉजिटिव रहेंगे तभी चल पाएंगे। तभी चल पाएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर। हमारे इस प्रोग्राम का एक सेगमेंट है सर, फनी मोमेंट ऑफ द लाइफ। जी। तो आपकी लाइफ के वो पहलू हम लोग जानना चाहते हैं जो बहुत फनी रहे हैं आपकी लाइफ में। सर मेरे को एक याद आता है फनी सर। और उसमें एक मैसेज भी है। प्लीज़। किसान थे तो हमारे यूपी में गन्ना होता है। तो जब वो ट्रॉली भरी जाती है तो जब उसमें लास्ट में रस्सी खींची जाती है तो एक आदमी को ऊपर चढ़ना पड़ता है। हाँ हाँ, वो जो जोड़ लगा के खींचता है। जी जी जी। और नीचे 3-4 लोग खींचते हैं। हाँ। तो उस दिन मेरा नंबर था, मेरे पिताजी नीचे खड़े थे। अच्छा। मैसेज भी है और फनी भी है। तो रस्सी उस्सी बंधने के बाद उन्होंने मेरे को कहा, हो बेटा। अच्छा, आप ऊपर थे? मैं ऊपर था। अच्छा। ट्रॉली के। हाँ। वो लगभग 12-15 फीट ऊपर। हाँ, वो पूरा ऊंचा हो जाता है जी। और गन्ने के खेत में क्या, जब गन्ना काटा जाता है तो ऐसे तिरछा काटा जाता है तो वो रहती है। हाँ, हाँ। बोलते हैं उनको। जी जी जी। बड़ा नुकीला होता सर। तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं आराम से उतरा। बोले तुम्हारा बाप कह रहा है, तुम समझ नहीं रहे, हाँ। मारो जम, मैं हूं ना। अच्छा। तो मेरे को लग रहा है अगर हाथ फिसल गया तो ये तो घुस जाएगा। वो तो ऐसा नुकीला है। हाँ। मैंने कहा पिताजी मैं आ जाऊंगा, मैं रस्सी के साथ आ जाऊंगा। हाँ। बोले मैं कह रहा हूं ना।
तो सर हमने जंप मार दी। अच्छा, जंप मार दी, पिताजी हट गए हट गए जानबूझ के? हाँ। अरे वो आज भी निशान है हमारे यहाँ। अच्छा वो ऐसे जब हम गिरे, वो टूंटियाँ अभी भी निशान है, वो घुस गया। अच्छा। तो जो नीचे और लोग खड़े वो तो हंस पड़े, बड़ा हमें तो गुस्सा आया, और हम लेटे हुए थे, पीछे से आके उन्होंने एक और दिया। अच्छा, अब उठ, अब क्या कर रहा है? अच्छा। पिताजी थे, कुछ कह तो नहीं सकते थे, लेकिन सर उसमें हुआ जो हुआ, पर उसमें एक मैसेज था। क्या? बाद में उन्होंने ये कहा, बेटा अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने बाप पर भी विश्वास मत करना। अच्छा। हाँ, जब आप आराम से रस्सी से आ सकते थे, हाँ। तो उससे आओ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आओ। बोले मैंने 2 बार भी कहा, तुमने क्यों किया मेरी बात पे विश्वास? हाँ, तुम हाँ। कहते थे मेरे को तो आनी नहीं, मैं अपने हिसाब से ही आऊंगा। हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा आपका कन्वर्सेशन रहा, और आपने फनी मोमेंट में भी एक बहुत अच्छी एजुकेशन लोगों को दी। और वैसे तो आपका जो स्टाइल है सर, आपकी जो स्पीच रहती है, जो आपकी वीडियोज़ हैं, तो मैंने तो ये देखा कि हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई एक पंच रहता है आपकी बातचीत में, और वो आज हमारे व्यूवर्स भी उससे रूबरू हुए। आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए टाइम दिया, हम बहुत आभारी हैं सर आपके। थैंक यू वेरी मच। ये थे श्री दिनेश चौधरी, रतलाम मध्य प्रदेश से, जो बहुत कामयाब शख्सियत हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपना प्यार चैट विद सुरेंद्र वत्स को देते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर मंगलवार रात्रि 8 बजे आपसे रूबरू होते हैं, तो अगले मंगलवार फिर मिलेंगे रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।